नमस्कार दोस्तों, मैं करण गंगवार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी BRG में। आज से मैं हिंदी की क्लास प्रारंभ करने जा रहा हूं और आपको हिंदी में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, हिंदी वर्णमाला का। हिंदी वर्णमाला का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। अब क्वेश्चन आता है, वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला में वर्ण क्या होते हैं और अक्षर क्या होते हैं, इन 3 चीजों को हम समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं वर्णमाला की परिभाषा। वर्णमाला की परिभाषा क्या है? तो वर्णमाला की परिभाषा है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आइए दोस्तों, इसको हम समझते हैं एक उदाहरण से। आपने नाम सुना होगा मोती की माला, मोतियों की माला। मान लीजिए मोती प्लेट में रखे हुए हैं इस तरह से, और एक मोती की इस तरह से माला बनी हुई है। ये अगर देखा जाए व्यवस्थित रूप है मोतियों का। ये भी मोती है और ये भी मोती है। अब मोती प्लेट में इस तरह से बिखरे हुए हैं, अव्यवस्थित रूप से हैं, और यहां पर देखा जाए मोती एक व्यवस्थित रूप से हैं। तो आप मोती की माला किसे बोलेंगे? ऑफ कोर्स इसको बोलेंगे। तो ये क्या हो गई? मोती की माला। मोती की माला। इसमें जो मोती थे वो किस रूप में थे? व्यवस्थित रूप में थे। इसमें जो मोती थे वो किस रूप में थे? अव्यवस्थित रूप से थे, यानी व्यवस्थित रूप में नहीं थे। तो मोती कैसे हैं? व्यवस्थित रूप में है, तो हो गई ये मोती की माला। इसी प्रकार से अगर वर्ण व्यवस्थित रूप में है तो ये हो जाती है वर्णमाला। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे अगर देखा जाए, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल है। मान लीजिए कुछ वर्ण है, हम इस तरह से लिखते हैं। मान लीजिए बड़ा, छोटा, बड़ी, छोटी, बड़ा हो, छोटा हो। ये वर्णों का समूह तो बन रहा है। क्या ये व्यवस्थित है? ये वर्णों का समूह है। क्या ये व्यवस्थित है? नहीं, ये अव्यवस्थित रूप है। ये वर्णों का कैसा रूप है? अव्यवस्थित रूप है। इन्हीं वर्णों को हम इस तरह से लिख सकते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा और बड़ा। ये वर्णों का कैसा रूप है? व्यवस्थित रूप है। ये वर्णों का कैसा रूप है? व्यवस्थित रूप है। ये वर्ण है और व्यवस्थित रूप में है, तो इसकी सिंपल सी परिभाषा हुई कि वह वर्ण जो व्यवस्थित रूप में है और किसमें है? एक समूह में है। इसमें है, समूह में है। तो वर्णमाला की सिंपल सी परिभाषा है, वर्णों के व्यवस्थित समूह या वर्णों के क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर ये क्या है? वर्ण है और एक व्यवस्थित रूप से है, इसलिए वर्णमाला की सिंपल सी परिभाषा होती है, वर्णों के व्यवस्थित समूह या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में हम समझते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। अभी हमने समझी थी परिभाषा क्या होती है। अब दूसरा पॉइंट है कि वर्णमाला में वर्ण क्या होते हैं। तो वर्णमाला में वर्ण की अगर परिभाषा की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग समझते हैं और लिखते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक उदाहरण हमने लिया है कमल। क्या लिया है? कमल। अब क्वेश्चन आता है, कमल में कितने वर्ण हैं? तो कमल में 6 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 6 वर्ण हैं। अब किस तरह से कमल में 6 वर्ण हैं? इसको हम तोड़ते हैं। का,
का में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से माँ में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से ला, और ला में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार से कमल में कितने वर्ण हुए, 6 वर्ण। तो वर्णों की परिभाषा क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे कमल में 6 वर्ण है। कौन कौन से 6 वर्ण है, का, आ, मा, आ, ला और आ। अब हम समझते हैं अक्षर क्या होते हैं। अक्षर, आ और छ। आ का मतलब होता है नहीं और छर का मतलब होता है नाश। यानी वह अक्षर या वह वर्ण जिसका नाश ना हो अक्षर कहलाता है। जिसका नाश ना हो क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। जिसका नाश ना हो या और खंड ना हो, और खंड ना हो। इसकी सिंपल सी परिभाषा अक्षर की, वह वर्ण जो एक सांस या प्रयत्न में बोले जाते हैं। वह वर्ण जो एक सांस या श्वास या प्रयत्न में बोले जाते हैं अक्षर कहलाते हैं। वह वर्ण जो एक श्वास, इसको हम सांस भी लिख सकते हैं, या प्रयत्न में बोले जाते हैं, या प्रयत्न में बोले जाते हैं अक्षर कहलाते हैं। जैसे हमने कोई भी अक्षर बोला, जैसे आ, वड़ा, का, खा, गा, ये सब क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। अब क्वेश्चन आता है अक्षर का अर्थ क्या होता है। ये परिभाषा हो गई। अक्षर का अर्थ होता है अनासवान। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि अक्षर का अर्थ क्या होता है, अनासवान होता है। चलिए दोस्तों, हमने समझा है कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, वर्णमाला में वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला में अक्षर क्या होते हैं। अब हम समझते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। अब सिंपल सा क्वेश्चन यहीं पर बनता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, या हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। तो हम लोग समझते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। अब यहीं पर क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 44 है। कितनी है, 44 है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 44 है। वर्णमाला में देखा जाए वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब अगर स्वर की बात की जाए तो स्वर को संस्कृत में अच भी कहते हैं। स्वर को संस्कृत में अच भी कहते हैं। इसी प्रकार से व्यंजन को स्वर में हल कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। तो स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को अल कहते हैं। स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को अल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया है कि स्वर और व्यंजन को एक साथ क्या कहते हैं, तो अल कहते हैं। अब हम पहले समझते हैं स्वरों के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में। अब हम स्वरों के बारे में पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि स्वर की परिभाषा क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि स्वर की परिभाषा क्या है। तो वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं
बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। जैसे अगर देखा जाए आ, ई और ई, ये हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। क्यों? ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इन्हें बोलने में किसी भी अगर देखा जाए स्वर की या व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वर अपने आप में आजाद होते हैं। अब क्वेश्चन आता है स्वरों की संख्या कितनी है, या निम्न में से स्वर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम स्वर लिखते हैं। स्वर हमारे अगर देखा जाए हिंदी वर्णमाला में 11 है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, ऋ, ए, ओ, अंग और आह। अंग और आह, जो अंग और आह हैं, अगर इनकी बात की जाए तो अंग और आह को संयुक्त रूप से आयोग बहा कहा जाता है। आयोग बहा, आ का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब होता है जोड़, और बहा का मतलब होता है बहन करना। यानी ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर के साथ बोले जाते हैं और ना ही व्यंजन के साथ बोले जाते हैं। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, इसलिए इन्हें अयोगवाह नाम दिया गया है। इस अयोगवाह के अलावा इन्हें हम नपुंसक व्यंजन भी कहते हैं। नपुंसक व्यंजन भी कहते हैं। अब बात की जाए अंग की, तो अंग को अनुस्वर, अनुस्वर और आह को विसर्ग कहा जाता है। अंग को अनुस्वर और आह को विसर्ग कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आपके दिमाग में भी उठ रहा होगा कि अंग और आह को अयोगवाह नाम किसने दिया है। अंग और आह को अयोगवाह नाम किसने दिया है? तो अंग और आह को अयोगवाह जो नाम दिया है वो दिया है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने, किशोरीदास वाजपेयी जी ने अयोगवाह नाम किसने दिया है? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने। अब ये दो अंग और आह निकल गए तो ये अयोगवाह है। अब हमारे जो बचते हैं वो क्या है? स्वर है। तो क्वेश्चन आता है स्वरों की संख्या कितनी है? तो हमारे 11 स्वर है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और संस्कृत में कितनी है? 13 है। अब क्वेश्चन आता है निम्न में से किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? तो आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। इसी कारण आ को हम देखा जाए शहीद वर्ण, शहीद वर्ण भी कहते हैं। इसके अलावा आ को शहीद वर्ण इसलिए भी कहते हैं क्योंकि आ प्रत्येक व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। आ प्रत्येक व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद बात की जाए बड़े आ की भी मात्रा होती है, बड़ी छोटी ई की भी मात्रा होती है, बड़ी ई की भी मात्रा है, छोटा ऊ की भी मात्रा है, बड़ा ऊ की, ऋण की, ए की, ए की, ओ की और औ की। अब क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? तो आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। यहीं पर कुछ क्वेश्चन और भी बनते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो आ की मात्रा नहीं है और हमारे कितने स्वर बचते हैं मात्रा के आधार पर? 10। तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? कितनी संख्या है? 10। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहीं पर कि लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो लेखन के आधार पर ये 13 के 13 स्वर है। दूसरा पॉइंट है लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। फिर यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन बनता है कि मूल भाषा अर्थात संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? मूल भाषा अर्थात संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? कितनी है? 13 है। ये 13 में 13 कौन कौन से हैं? 11 तो यही है। इसके अलावा दो और स्वर जुड़ जाते हैं। इसमें री होता है, एक री और टंगा हुआ होता है और दूसरा होता है ये लिर। इस तरह से 11 हिंदी के स्वर और 2 ये री और लिर वाले। तो मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 13।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी है। तो परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 है। अब यहीं पर और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्रा काल या उच्चारण या प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, 3 है। अब ये 3 संख्या कौन कौन सी है, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुप्त स्वर। उच्चारण या प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुप्त स्वर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो जीव का अग्रभाग, इसे बोलते हैं हम अग्र स्वर, कौमा पश्च स्वर और तीसरा है मध्य स्वर। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। यहीं पर क्वेश्चन होता है नेक्स्ट, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, जिसे हम बोल सकते हैं ओष्ठ या ओंठ। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं, नंबर 1 विरतमुखी और नंबर 2 विरतमुखी और आवृतमुखी। ओष्ठ या ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं, नंबर 1 विरतमुखी और नंबर 2 आवृतमुखी। अब तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के 4 प्रकार होते हैं। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 समृत, नंबर 2 अर्धसमृत, नंबर 3 विवृत और नंबर 4 है अर्धविवृत। पहला समृत, दूसरा अर्धसमृत, तीसरा विवृत, चौथा है अर्धविवृत। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, घोषत्व के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो घोषत्व के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सघोष और अघोष। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, प्राणत्व के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं, नंबर 1 अल्प प्राण और नंबर 2 महाप्राण। अल्प प्राण और नंबर 2 महाप्राण। अब यहीं पर क्वेश्चन आता है, हवा के मुंह व नाक से निकलने के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। हवा मुंह व नाक से निकलने के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 निरनुनासिक, जिसे हम मौखिक स्वर भी बोलते हैं, और नंबर 2 अनुनासिक। पहला है इसी में निरनुनासिक और अनुनासिक। ये हमारा स्वरों का कुछ टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इस स्वर के बारे में नेक्स्ट पढ़ने को रह गया है कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं और स्वर का वर्गीकरण। इससे पहले हम लोग समझते हैं व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या होते हैं। इसको भी हम बेसिक रूप से समझ लेते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, या हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो चलिए समझते हैं व्यंजन की परिभाषा। वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की परिभाषा है,
वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमने व्यंजन लिखा का, अब जो का है इसमें का हलंत वाला प्लस आ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? स्वर जुड़ा हुआ है। तो वह वर्ण जो व्यंजन की सहायता वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। अब क्वेश्चन आता है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 39 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 39 है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 39 है, लेकिन मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। अब इन 39 व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इन 39 व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 द्विगुणी व्यंजन, इसको हम ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। इसे हम गृहीत व्यंजन भी कहते हैं, गृहीत। इसी को हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, अब क्वेश्चन आता है द्विगुणी, ताड़नजात, गृहीत या उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 2। अब ये 2 कौन कौन से हैं? तो ये है ड और ढ। अब नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है इसी में परंपरागत व्यंजन। अब क्वेश्चन आता है परंपरागत व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो परंपरागत व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी है? 33। इन 33 व्यंजनों को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अब क्वेश्चन आता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। अब क्वेश्चन यहीं पर बनता है कि ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। अब यहाँ पर बनता है कि स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं और ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं। तो हमारा जो स्पर्श व्यंजन है ये का से मातक है। ये स्पर्श व्यंजन 5 पंक्ति या 5 ग्रुप में बटे हुए हैं। 5 पंक्ति या 5 ग्रुप या 5 वर्ग में बटे हुए हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। ये अंतस्थ व्यंजन 4 निम्न है, या, रा, ला और वा। आगे देखते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 है। ये 4 कौन कौन से हैं? तो ये 4 है सा और हा। इस प्रकार से 25 4 29 और 4 33। तो परंपरागत व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33। अब आगे तीसरे प्रकार का व्यंजन बचता है जिसे हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। अब ये 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो पहला है छा, दूसरा है तिरा, तीसरा है ग्या और चौथा है शिरा। संयुक्त व्यंजन 4 कौन कौन से हैं? छा, तिरा, ग्या और शिरा। यहीं पर क्वेश्चन बन जाता है कि छा किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है, तिरा किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है, ग्या किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है और शिरा किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है। तो हम बात करते हैं छा की। जो छा बना है वो बना है का और सा से। जो छा बना है वो बना है का और सा से। तिरा की अगर बात की जाए तो जो तिरा बना है वो बना है ता और रा से।
तेरा बना है ता और रा से। गया, गया किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है, तो ये बना है जा और वहाँ से। इसी प्रकार से सिरा किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है, तो ये बना है सा और रा से। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि छा किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है, तो का और सा से। तेरा किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है, ता और रा से। गया किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है, तो जा और वहाँ से। इसी प्रकार से सिरा बना हुआ है सा और रा से। हमने समझा है स्वरों के बारे में और व्यंजनों के बारे में। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। स्वरों का भी टॉपिक रह गया है, उसके बाद हम व्यंजनों को कंप्लीट करेंगे। स्वरों में हमारा पढ़ने को क्या रह गया है कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं और स्वरों का वर्गीकरण